जय हिंद। आज शुरू करते हैं अनिवार्य पेपर कोड 1010। पेपर का नाम है शिक्षण के सिद्धांत और विज्ञान, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। आज इसके अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं जिस जिस टॉपिक पे आज जो चर्चा करेंगे। आज पहला यूनिट का नाम है टीचिंग एज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज। टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया के रूप में, इसके अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ना है आज, वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवधारणा। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा जिस पर करेंगे शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण की अवधारणा, उसकी परिभाषा, प्रकार, प्रकृति, विशेषता एवं महत्व। इन बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे। शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण का महत्व या इसकी उपयोगिता। तो आइए शुरू करते हैं। टीचिंग, शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण है क्या? देखिए, टीचिंग देखिए टीचिंग अगर बात करें शिक्षण की, तो शिक्षण एक, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षण एक ऐसा प्रक्रिया है, बहुत एक सामाजिक प्रक्रिया मान सकते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया है, और शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया के साथ साथ एक जटिल प्रक्रिया भी है। जटिलता क्यों आती है? जटिलता क्यों आती है? जटिलता आने का कारण है कि इसके अंतर्गत जो सामाजिक दर्शन होता है, आप कह सकते हैं सामाजिक दर्शन, सामाजिक दर्शन, शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप, और उसके साथ साथ जो सामाजिक मान्यताएं होती है, सामाजिक मान्यताएं, ये सारे प्रक्रियाएं इसको जटिल बनाती हैं, और जटिल बनाने के साथ साथ ये इसको प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? शिक्षण को प्रभावित करती है। इस प्रकार ये जटिल प्रक्रिया के रूप में, अगर हम बात करें शिक्षण का अर्थ, इसके अर्थ की बात करें, तो शिक्षण का जो अर्थ है, ये शिक्ष धातु से बना। शिक्ष धातु, जैसे कि सीखना होता है, शिक्षण यानी शिक्ष धातु से बना, तो जिसका अर्थ क्या हो जाता है? सिखाना। अर्थ क्या हो जाता है? सिखाना। सिखाना आप कह सकते हैं या तो ज्ञान देना, ज्ञान देना, सिखाना या तो ज्ञान देना। ये इसका अर्थ। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षण वो प्रक्रिया है जिसमें दूसरे व्यक्ति को सिखाया जाता है या उसको ज्ञान दिया जाता है। आप इस प्रकार कह सकते हैं, वो क्या है? शिक्षण। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर?
अब ज्ञान देना क्या हो, देखिए ज्ञान किस प्रकार, आप कह सकते हैं कि शिक्षण के एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ज्ञान में वृद्धि कराई जाती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। क्लियर। आप जानते हैं शिक्षण का जो अलग अलग रूपों में जो अर्थ है कि एक तंत्र के रूप में शिक्षण का क्या अर्थ है। एक तंत्र के रूप में शिक्षण का अर्थ, एक तंत्र के रूप में शिक्षण का अर्थ क्या होता है। ऑटोक्रेटिक मीनिंग क्या है, शिक्षण का ऑटोक्रेटिक मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड ऑटोक्रेटिक। मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेटिक। देखिए अगर ऑटोक्रेटिक रूप में से अगर बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति के हाथ। एक तांत्रिक का मतलब होता है, एक तंत्र का मतलब एक तांत्रिक, कोई ऐसा तंत्र जो पूरी प्रक्रिया को अपने कब्जे में रखा हो। अब इसको कह सकते हैं जैसे नौकरशाही व्यवस्था थी कि भाई राजा होते थे, राजा क्या करते थे, पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में रखते थे, बाकी सब उसकी प्रजा क्या है, उसकी नौकर है, वो जैसा कहेगा वैसे करेगा। तो इस प्रकार एक तांत्रिक अर्थ में यही होता है कि शिक्षण का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रियाओं को किसी एक व्यक्ति के पर्टिकुलर हाथ में उसका नियंत्रण होता है। ठीक। तो अब इस प्रकार आप कह सकते हैं ये एक तांत्रिक। ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण। एक तो शिक्षक, दूसरा छात्र, तीसरा जो पाठ्यक्रम है। ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब एक तांत्रिक, अब जैसे शिक्षक है, शिक्षक के हाथ में सारे शिक्षण प्रक्रियाओं का नियंत्रण, तो इसमें शिक्षक का स्थान हो जाता है प्रमुख, और जो आता है छात्र यानी विद्यार्थी, इसका स्थान हो जाता है सेकेंडरी, जिसको कहते हैं गौ। शिक्षक का स्थान हो जाता है प्राइमरी और इसका स्थान हो जाता है सेकेंडरी। एक तंत्री प्रक्रिया के रूप में। दूसरा जो आता है, क्योंकि इसमें शिक्षक क्रियाशील होता है, क्योंकि सारी गतिविधि शिक्षक को ही कराना होता है, इसलिए शिक्षक इसमें ज्यादा एक्टिव होता है। और छात्र इसमें क्या होता है, पैसिव, क्योंकि इसका रोल सेकेंडरी होता है। शिक्षक जो बातें बताएंगे, शिक्षक जो सिखाएगा वो छात्र वो सुनेगा, सीखेगा, इसलिए शिक्षक छात्र का स्थान सेकेंडरी हो जाता है। शिक्षक एक आदर्श व्यक्ति है, आदर्शवादी है, छात्र उसका फॉलो करेगा और उसका अनुकरण करेगा। इसका स्थान सेकेंडरी है, सुनेगा भी नहीं भी सुनेगा, लेकिन शिक्षक को हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्रियाशील रहना पड़ेगा, तभी अपने शिक्षण कार्य को कर सकेगा सही तरीके से। जहाँ तक क्लियर है।
दूसरे शब्दों में अगर इसे समझ सके तो दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि जो एक तंत्री शिक्षण है उसमें शिक्षक अपने अकॉर्डिंग, या इसको कह सकते हैं कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण, आप कह सकते हैं शॉर्ट में शिक्षक केंद्रित शिक्षण। सारी प्रक्रियाएं शिक्षक के अनुसार चलेगी, शिक्षक मुख्य बिंदु में रहता है। शिक्षण, अब इसको कह सकते हैं तानाशाही भी कह सकते हैं। शिक्षक, आप इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि शिक्षक ही अपने अकॉर्डिंग सारी गतिविधियों का संचालन करेगा। शिक्षक नियंत्रण रखेगा पूरे छात्रों पे, कंट्रोल, पूरे क्लास पे नियंत्रण रखेगा। अगर आप कह सकते हैं शिक्षक अपना रोब जमा सकता है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि एक इसी के अकॉर्डिंग यानी शिक्षक के अकॉर्डिंग ही सारी गतिविधि संचालित होगी। तो ये तांत्रिक में है। और दूसरा अर्थ समझते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के रूप में शिक्षण। लोकतांत्रिक शासन में शिक्षण का अर्थ, लोकतांत्रिक शासन में शिक्षण का अर्थ क्या है? देखिए, ये सबसे अच्छा माना जाता है लोकतांत्रिक। अब जहां पे एक तांत्रिक यानी जहां पे शिक्षक की प्रमुखता, अब यहाँ पे जो भी विद्यार्थी है, लोकतंत्र यानी सभी विद्यार्थी, तो इसको आप कह सकते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिलकर शिक्षण कार्य करेंगे, सीखने सिखाने की कार्य करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में जो होता है छात्र और शिक्षक, अब इन दोनों के मध्य क्या होगी? अंतःक्रिया। दोनों के मध्य में क्या होगा? अंतःक्रिया। छात्र और शिक्षक के मध्य क्या होगी? अंतःक्रिया होगी। तो अंतःक्रिया होगी तो अंतःक्रिया माना जाता है, तो दोनों के मध्य अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षण कार्य होगा। क्लियर है? अब इसमें छात्र को भी क्या होना पड़ेगा? एक्टिव। शिक्षक को भी क्या होना पड़ेगा? एक्टिव। दोनों क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे, दोनों क्रियाशील रहेंगे, तभी शिक्षण सुचारू रूप से चलेगा। क्लियर है? तो ये छात्र और शिक्षक केंद्रित, दोनों कह सकते हैं छात्र शिक्षक केंद्रित, यहाँ पे दोनों की भूमिका प्रमुख होती है। दोनों की भूमिका प्राइमरी, इसकी और इसकी दोनों की भूमिका क्या हो जाएगी? प्राइमरी। ठीक, दोनों की भूमिका क्या हो जाता है? प्रमुख भूमिका हो जाएगी। छात्र की भूमिका भी प्रमुख हो जाता है और विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की भूमिका क्या हो जाती है? प्रमुख हो जाती है मुख्य बिंदु में, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। छात्र के बिना शिक्षण कार्य अधूरा हो जाएगा, शिक्षक के बिना छात्र का कार्य अधूरा हो जाएगा, यानी दोनों को रहना जरूरी है, दोनों को सक्रिय रहना जरूरी है, दोनों की पार्टिसिपेटरी जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? समझ। अब बात करते हैं कुछ परिभाषाएं, जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। शिक्षण की परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दिए हुए हैं। जैसे ब्रूबेकर
ब्रूवेकर ने जो शिक्षण की परिभाषा दिया हुआ है वो इस प्रकार है। ये कहते हैं कि शिक्षण उन स्थितियों की व्यवस्था एवं निर्माण है जिसमें कुछ अंतराल और बाधाएं हैं। शिक्षण उन स्थितियों की व्यवस्था एवं निर्माण है जिसमें कुछ अंतराल और बाधाएं हैं जिसका किसी व्यक्ति की यानी जिसका किसी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, ठीक है। क्यों सामना करना पड़ता है? क्योंकि उसको करने से कुछ सीखेगा। क्या होगा? कुछ सीखेगा। ठीक है। ब्रूवेकर कहते हैं कि शिक्षण उन स्थितियों की व्यवस्था एवं निर्माण है जिसमें कुछ अंतराल, कुछ बाधाएं हैं जिसका किसी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसके सामना करने से वो कुछ न कुछ सीखेगा। अब इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि ब्रूवेकर का कहना है कि शिक्षण उन स्थितियों की व्यवस्था अथवा निर्माण है, किन स्थितियों की व्यवस्था अथवा निर्माण है जिसमें कोई व्यक्ति कुछ कार्यों को करने के लिए सीखता है। यानी कि जो परिस्थितियां उसके सामने आती है उस परिस्थितियां में उसको बाधा भी आएगी तो वो क्या करेगा? वो बाधाएं उसको करेगा, तो सीखेगा कि उस बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इनका कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षण उन स्थितियों की व्यवस्था एवं निर्माण है जिसमें कुछ अंतराल है, कुछ अंतराल आते हैं, कुछ बाधाएं आते हैं और जिसका किसी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है जिससे वह कुछ सीखता है। दूसरी परिभाषा है एल के गेज के अनुसार, एलन गेज, एल एन गेज। एलन गेज कहते हैं कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाता है। दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाता है। क्या लाता है? शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव जिसका उद्देश्य होता है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना।
कहने का तात्पर्य यह है कि ये किस प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। जब जिस व्यक्ति को जो चीजें सीखना है या सिखाना है, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है, तो ये शिक्षण का उद्देश्य है कि उस व्यक्ति को वो चीजें सिखाया जाए ताकि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सके। क्लियर है। अब अगली परिभाषा जानते हैं रायबर्न के अनुसार। रायबर्न के अनुसार देखिए, रायबर्न क्या कहते हैं, शिक्षण एक संबंध है। शिक्षण एक संबंध है। क्या है? शिक्षण एक संबंध है। किसके संबंध, किसके लिए संबंध है? शिक्षण एक संबंध है। अब किस प्रकार संबंध है? देखिए, जो छात्र को उसके विकास में सहायता देता है। शिक्षण एक संबंध है जो छात्र को उसके विकास में सहायता प्रदान करता है, जो छात्र को उसके विकास में सहायता प्रदान करता है। रायबर्न कहते हैं शिक्षण शिक्षण क्या है? एक संबंध है। किस प्रकार का संबंध है? यानी कि छात्र के विकास में जो परिवर्तन लाता है, यानी छात्र का जो विकास करता है, वो एक संबंध है शिक्षण का। हमेशा छात्र के विकास में वो सहायता प्रदान करता है। क्लियर है। एक परिभाषा और देख लेते हैं स्मिथ के अनुसार। स्मिथ स्मिथ के अनुसार एक परिभाषा और देख लेते हैं। स्मिथ कहते हैं कि शिक्षण कार्यों की एक ऐसी प्रणाली है, शिक्षण कार्यों की एक ऐसी प्रणाली है, शिक्षण कार्यों की एक ऐसी प्रणाली है जो जो अंतः पारस्परिक पारस्परिक संबंधों पारस्परिक संबंधों के माध्यम से पारस्परिक संबंधों के माध्यमों से अधिगम लाती है। स्मिथ कहते हैं कि शिक्षण कार्यों की एक ऐसी प्रणाली है, यानी कार्य करने की एक ऐसी प्रणाली है जो अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम लाती है। अधिगम लाती है मतलब सिखाया जाता है, सीखना। ठीक है। एक परिभाषा और जान लेते हैं, बहुत ही छोटी सी परिभाषा है। थाइन के अनुसार, जेम्स एम थाइन जेम्स एम थाइन के अनुसार, जेम्स एम थाइन कहते हैं कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है।
समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। ये परिभाषाएं हैं। अब जानेंगे कि शिक्षण के प्रकार क्या है। शिक्षण के प्रकार